वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 24 क्वेश्चन, आज देखो 25। जयश्री लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 30,000 का निर्गमन किया। अंशों पर देय राशि निम्न प्रकार से थी: 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, प्रथम याचना पर 2 रुपये एवं द्वितीय याचना पर 3 रुपये। अशोक, जिसके पास 1000 अंश से, ने अंशों पर द्वितीय व अंतिम याचना की राशि का प्रथम याचना के साथ अग्रिम भुगतान किया है। कॉल्स इन एडवांस है इस बार। अग्रिम राशि पर 6% ब्याज दिया था। सभी याचना की गई व यथा समय प्राप्त हो गई। अंशधारियों को ब्याज की राशि का भुगतान किया गया। कंपनी की पुस्तकों में जनरल लिखे कीजिए। इसमें ब्याज वाला नया पॉइंट आया है, तो इसमें ना तो है एरियर होने वाला है, ना फॉरफीचर होने वाला है, ना ही उसका री इशू होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है ये। 25 है। इश्यूड शेयर कितने हैं? और एट द रेट ऑफ 10 रुपये। एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल। एक शेयरधारी अशोक है। कितने शेयर है उसके पास? 1000 शेयर हैं उसके पास। और उसने क्या किया? कॉल्स इन एडवांस। पढ़ो जरा, क्या लाइन दी है वो अशोक वाली। अंशों पर द्वितीय व अंतिम याचना की राशि का भी प्रथम याचना के साथ अग्रिम भुगतान कर दिया गया। कॉल्स इन एडवांस है विद फर्स्ट कॉल। पहली कॉल के साथ में पेमेंट दे रहा है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल का। 1000 शेयर मल्टीप्लाई 3 तो कितने हो जाएंगे? 3000 रुपये। इस कॉल का पेमेंट इस कॉल के साथ देगा वो, ठीक है। अब जो कॉल्स इन एडवांस है उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कितना मिलता है? 6% के हिसाब से। जनरल एंट्री हम बनाएंगे। एप्लीकेशन की जब एंट्री करेंगे दोनों एंट्री सेम ही होंगी, जैसे आप पहले से करते आए हैं। कितने से होंगी? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। अलॉटमेंट की एंट्री सेम होगी। ए और बी कितने से होगी? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ। फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करेंगे उसमें एडवांस पेमेंट मिलेगा, तो एंट्री बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बनाएंगे इसकी। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। कितना रुपए ड्यू होगा? आपने 30,000 से 2 के हिसाब से पैसा मांगा होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये। इधर भी कितना आएगा? 60,000 रुपये। बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का तो पेमेंट मिलेगा, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ में सेकंड कॉल का भी पेमेंट मिलेगा। इधर लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नरेशन में आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, और पूरा लिख सकते हैं विद सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो, सेकंड एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा एडवांस मिल रहा है? 3000। तो 3000 तो इसके सामने आएंगे। फर्स्ट कॉल से कितना मांगा था? 60,000। टोटल मिला के बैंक में कितना मिलेगा? 63,000 रुपये। क्यों? क्योंकि 60,000 तो फर्स्ट कॉल का है, 3000 एडवांस का है, ठीक है। अब सेकंड कॉल की एंट्री बनाएंगे। देखो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फाइनल कॉल की अमाउंट ड्यू हो जाएगी। कितने रुपये से ड्यू करेंगे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 से, तो कितना हो जाएगा ये? 90,000 रुपया। ये भी आएगा 90,000। अब बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ, दोबारा नहीं देंगे। पहले किस नाम से है? शेयर कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट करना पड़ेगा उनको। देखो, कॉल्स इन या शेयर कॉल्स इन एडवांस, शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट
टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये मनी हो जाएगी रिसीव्ड। देखो आपने मांगे हैं 90,000, लेकिन 90,000 पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3,000 तो पहले ही मिल गए हैं आपको। तो 3,000 आएंगे इधर डेबिट में, कितने बचेंगे? 87,000। बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब बात समझो। इधर कैलकुलेशन इंटरेस्ट की थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना ताकि आप जनरल एंट्री बना सको, है ना। लेकिन इधर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहीं कैलकुलेशन कर देता हूँ, एंट्री उधर बना दूंगा। यहाँ आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब याद क्या रखना है तुमको कि जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आती है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। पहला ये कि विदाउट डेट का कॉलम रहता है, इसमें डेट नहीं है कोई भी, एप्लीकेशन कब मिला, अलॉटमेंट कब मिला, फर्स्ट कॉल कब मिली, डेट नहीं दे रखी है। कभी कभी डेट दी होती है, तो जब डेट दी होती है तो हमको देखना पड़ता है कितने महीने पहले पैसा हमको मिल गया। मानो यहाँ लिखा है 1 जनवरी, यहाँ लिखा है 1 फरवरी, पैसा मिलना था 1 फरवरी को, लेकिन एडवांस में कब मिल गया? 1 जनवरी को, 1 महीने पहले। तो ब्याज कितने का लगेगा? 1 महीने का लगेगा। बात समझ गए? और कभी कभी क्या होता है कि डेट नहीं दी होती है, तो फिर मंथ का कोई कॉलम है नहीं हमारे पास, और जो इंटरेस्ट रेट दिया होता है उसके सामने भी नहीं लिखा होता, प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति छमाही। देखो 6% हमने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट 6% का ब्याज लगेगा। कितना? जो शेयरधारी हैं, जिन्होंने पैसा पहले दे दिया, उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब हमें किसी से पैसे हमको लेने थे, पहली कॉल के पहले साथ, दूसरी कॉल के, लेकिन हमने मांगी थी पहली कॉल, लेकिन इस आदमी ने ये कॉल भी दे दिया, एडवांस दे दिया ना हमको, तो उसका पैसा बनता है अब ज़्यादा हमारे पास। अब पैसा ज़्यादा बनेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितना इंटरेस्ट है। तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा बेटा? कॉल्स इन एडवांस था 3,000 रुपये का, है ना। तो 3,000 का निकालना पड़ेगा कितना? 6%। कितना आ जाएगा? 0 से 0 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 × 6 बराबर 180 रुपया। बताओ, बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ गया। अगर मंथ दिया होता तो इसमें मंथ की मल्टीप्लाई होती, अगर मंथ दिया होता तो इसमें मंथ की भी मल्टीप्लाई होती। यहाँ पे जैसे 2 मंथ आए हैं, 3 मंथ आए हैं, तो मल्टीप्लाई 3/12, मल्टीप्लाई 2/12, जितने मंथ आते हैं। लेकिन ये मंथ का क्वेश्चन नहीं है। मंथ का क्वेश्चन तभी बन सकता है जब यहाँ डेट दी हो, एप्लीकेशन यहाँ मिला। हाँ हाँ, ऐसे बोलता है कि अक्टूबर में मिला अलॉटमेंट, नवंबर में ये, दिसंबर में ये। मिलना चाहिए था दिसंबर में, लेकिन दे दिया उसने नवंबर में, और नवंबर में दिया तो 1 महीने पहले दिया, तो 1/12 करना पड़ता है फिर आपको। हाँ यस, मंथ का मतलब है कि जितने महीने पहले तुमको पैसा मिल गया उतने महीने का ब्याज देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है, बटे 12 करना है। अब एंट्री कैसे बनानी है? अगर वो ये बोल रहा है कि सिर्फ ब्याज का कैलकुलेशन करो, तो सिर्फ ब्याज का कैलकुलेशन करके छोड़ देना है। अगर उसने बोला है कि ब्याज का भुगतान किया जाए और उसकी जनरल एंट्री बनाई जाएगी, तो फिर उसकी जनरल एंट्री भी आपको बनानी पड़ेगी। चेक करो ज़रा एक बार क्या बोला है, पढ़ो लाइन क्या बोली है। सभी याचनाएं की गई एवं राशियां यथासमय प्राप्त हो गई, अंशधारियों को ब्याज की राशि का भुगतान किया गया। अंशधारियों को ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है। जब भी आप किसी पेमेंट को मांगते हैं तो पहले ड्यू करते हैं। देखो अलॉटमेंट मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, पहले ड्यू कर रहे हैं पेमेंट, तब आपके पास आ रहा है पेमेंट। लेकिन अगर आप किसी को पेमेंट देने वाले हैं तब भी ड्यू करेंगे पहले, उसके बाद पेमेंट करेंगे। अब मैं आपसे ये कहने लगूँ कि इंटरेस्ट का भुगतान किया, एक एंट्री बनाई मैंने ऐसे, ब्याज दिया, क्या एंट्री बनाते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो एंट्री किसकी है? जब ब्याज का भुगतान किया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ब्याज ड्यू किया, दिया नहीं है, ड्यू हो गया पेमेंट, अब क्या एंट्री बनाएंगे? ब्याज का भुगतान दिया नहीं गया है लेकिन ड्यू हो गया है, देना पड़ेगा, क्या एंट्री बनाएंगे? कैश तो आएगा ही नहीं, ये बात समझ लो। अगर पेमेंट ड्यू है तो ड्यू की एंट्री में कहीं भी कैश आता ही नहीं है, बैंक आता नहीं है। बैंक और कैश तो वहीं आएंगे जहाँ पेमेंट पेड या रिसीव्ड होगा। अभी पेमेंट पेड नहीं है, अभी ड्यू हुआ है पेमेंट। अच्छा 11th क्लास में कुछ वैल्यू पढ़ी थी आपने, जहाँ पे लिखा होता था प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएक्रूड, ऐसे पढ़ा था। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग हमेशा एक्सपेंसेस के संबंध में होता है। थोड़ी सी बात समझो, इधर समझाता हूँ। एक तो होता है प्रीपेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है एक्रूड और एक होता है अनएक्रूड। ये वैल्यू पड़ी थी। इसको उपार्जित अनुपार्जित बोलते हैं, इसको अदत्त और पूर्वदत्त बोलते हैं। ये वाली
ये जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है ये है एक्सपेंसेस के संबंध में। जब बात एक्सपेंस की तो जब पैसा हमें देना पड़े तब हम इन वैल्यू को यूज़ करते हैं, और ये होता है इनकम के संबंध में, जब पैसा हमको मिलने वाला हो तब इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंस समझो दोनों में अलग अलग। अगर तुमको पैसा देना है, खर्चा हुआ है, अगर खर्चा तो हो गया लेकिन तुमने पैसा नहीं दिया, अभी पैसा देना बाकी है, तो इसका मतलब है वो है आउटस्टैंडिंग। अगर तुमने एडवांस में पैसा दे दिया है तो इसका मतलब है प्रीपेड। बात समझ, प्रीपेड का मतलब पहले भुगतान करना, पहले से पेमेंट दे देना, प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी दिया नहीं है, दिया जाएगा। दोनों बात समझ गए। अब एक्रूड अनएक्रूड में क्या, ये इनकम के संबंध में है। सेम बात वही है, जब हम किसी का पैसा रोक सकते हैं तो हमारा भी पैसा कोई रोक सकता है। हम किसी को एडवांस में दे सकते हैं तो कोई हमें भी एडवांस में दे सकता है। एक्रूड क्या वैल्यू है? एक्रूड वो वैल्यू है कि पैसा मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। मतलब हम किसी का काम करने जाते हैं, काम तो हमने कर दिया सुबह से शाम तक, लेकिन उस आदमी ने पैसा नहीं दिया, तो ये क्या है? पैसा मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, ये एक्रूड है। इसका मतलब एक्रूड को आउटस्टैंडिंग के जैसा समझा जाए। काम पूरा हो गया, भुगतान नहीं हुआ, एक्रूड आउटस्टैंडिंग के जैसा है। और अनएक्रूड प्रीपेड के जैसा है, हमने काम नहीं किया, वो आदमी पहले ही हमको पैसा दे गया, तो ये क्या है? ये अनएक्रूड है। ठीक है, जिसके लिए काम नहीं किया, भुगतान पहले मिल गया, वो उपार्जित है, सॉरी अनुपार्जित है। और उपार्जित क्या होता है कि जिसके लिए काम तो कर दिया लेकिन पैसा मिला नहीं, ये उपार्जित है। बात समझ पा रहे हैं वाली? लेकिन यहाँ जो बात आने वाली है वो इनकम की बात नहीं है, यहाँ तो एक्सपेंसेस की बात है। पेमेंट देना है हमको, खर्चा हुआ है। अब खर्चा कैसा है? प्रीपेड है? नहीं, क्योंकि हम तो भुगतान कर ही नहीं रहे हैं ना, हम तो आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं उसको। अब इंटरेस्ट ड्यू कैसे करेंगे? इधर ड्यू देखो कैसे होगा, ये लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया? 180। और बाद में इसका पेमेंट कर दो बेटा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर होल्डर का नाम नहीं आएगा कहीं भी। ये जो पेमेंट जा रहा है ये कॉल्स की वजह से जा रहा है। ऐसे तो चीज़ें मिल भी तो रही हैं, शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल मिली, हमने कहीं नहीं लिखा टू शेयर होल्डर अकाउंट। शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मिला, हमने नहीं लिखा टू शेयर होल्डर अकाउंट, है ना। तो शेयर होल्डर तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जा किसकी वजह से रहा है? कॉल्स इन एडवांस की वजह से। जाएगा कहाँ? कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, इसीलिए शेयर होल्डर का नाम नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी नरेशन बनाएंगे, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, और ये वाली पेड, ठीक है। लेकिन ये एंट्री बनाने के लिए पहले ड्यू की एंट्री बनानी पड़ेगी, ड्यू होना ज़रूरी है, समझ गए। अब एक बात समझो, कभी कभी ये एंट्री करने का एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके से होती है। कभी कभी ऐसी एंट्री को हम जो है अलग सेपरेट कर देते हैं ताकि हमारी किसी कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस ना करे। और कभी कभी क्या होता है कि इन एंट्रियों को जिस कॉल से रिलेटेड हैं उस कॉल में ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बात आ गई समझ में सबको? चलो 26वां क्वेश्चन देखो। एक्स लिमिटेड ने 10,000 समता से निर्गमित किए हैं जिनका मूल्य 10 रुपये प्रत्येक है। उनका भुगतान 2 रुपये आवेदन के साथ, 3 रुपये आवंटन पर, शेष प्रथमता अंतिम याचना पर देय है। कुल 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कंपनी के निदेशकों ने उन्हें इस प्रकार आवंटन किया है। 8,000 अंशों के आवेदक को पूरी राशि आवंटित की गई है। 3,000 अंशों के आवेदकों को मात्र 2,000 अंश दिए गए हैं और 1,000 अंशों के आवंटकों को कोई भी आवंटन नहीं किया गया है। आवेदन, आवंटन और याचना की राशि यथा समय प्राप्त हो गई है। लो क्वेश्चन कौन सा है? 26। इश्यूड शेयर कितने हैं? 10,000। एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन पे कितना है? 2, अलॉटमेंट पे, 3, फर्स्ट कॉल पे, बचे हुए फर्स्ट एंड फाइनल पे वही है ना। 5, कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 5 10। अब सब्सक्राइब कैपिटल कितना है? 12,000 शेयर।
इसका मतलब क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। कितने का, 12,000 माइनस का 10,000 बराबर। अब अंशों का आवंटन किसी तरीके से किया गया है, पढ़ो वो लाइन क्या है। बात समझो, 8,000 शेयर होल्डर ऐसे जिनको पूरा 8,000 शेयर दिया गया, 3,000 शेयर होल्डर ऐसे जिनको 2,000 शेयर दिए गए, 1,000 शेयर होल्डर ऐसे जिनको रिटर्न किया गया है। क्या इस टाइप की कैलकुलेशन तुमने पहले पढ़ी है कभी? क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के, समझो अब बात क्या है क्वेश्चन में। 8,000 शेयर को 8,000 शेयर दिए गए, इसका मतलब एक धारी अंशधारी ऐसा है जिसके लिए 8,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला होगा, उसको पूरे 8,000 शेयर दे दिए, ना तो उसका कुछ पैसा एडवांस आया और ना ही कुछ रिटर्न किया। दूसरा शेयरधारी समझो, 3,000 को 2,000 दिए गए हैं बस, इसका मतलब क्या है कि उसने पैसे दिए होंगे 3,000 शेयर के लिए, लेकिन हमने दिए 2,000 शेयर, इसका मतलब 1,000 शेयर का पैसा उसका एडवांस है हमारे ऊपर। भाई तो समझ में आ रही है, यहाँ से समझ में आया कि उसने 3,000 चीज़ें खरीदी हमसे, हमने उसको 2,000 दी बस, तो 1,000 का पैसा तो रह गया हमारे पास। और हमने ये नहीं बोला कि उसका पैसा एडजस्ट करना, रिटर्न करना, जब कुछ ना बोला जाए तो आपको यही समझना है कि एडजस्ट किया गया। तो यहाँ से कितना पैसा एडजस्ट हो गया बेटा, 1,000 शेयर का पैसा एडजस्टेड है। अब इसके बाद एक तीसरा शेयरधारी है, समझो 1,000 शेयर थे, उसका पूरा पैसा रिटर्न कर दिया है, तो इसके पैसे को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा वापस करेंगे इसके पैसे को। याद क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इधर की वैल्यू का जो टोटल है 8, 3, 11 और 1, 12, हमेशा वो टोटल आएगा जितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड हुई हैं। कितनी रिसीव्ड हुई, 12,000। और इधर का टोटल हमेशा उतना आना चाहिए जितना आपने शेयर को इश्यू किया है। अगर ये दोनों टोटल इसी तरीके से मैच कर रहे हैं तो आपने यहाँ सब कुछ ठीक लिखा है, और इस तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ना है, फिर से देखना है। समझ गए वाली बात को? अब देखो एप्लीकेशन की एंट्री कैसे बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना रुपया रिसीव्ड होगा, हमको 12,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला है, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2, तो कितने मिलेंगे हमको यहाँ पे, 24,000 रुपये। यहाँ भी आएगा 24,000 रुपये। बात समझ में आ गई है? दूसरी एंट्री बनेगी ट्रांसफ़र वाली, लिखेंगे यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा तो जाएगा बेटा शेयर कैपिटल में। कैपिटल में हमेशा वो पैसा जाता है जितना आपने शेयर इशू किया है, और बाकी पैसे को एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं। एक तो एडजस्टमेंट एंट्री ये वाली है, टू शेयर अलॉटमेंट, हमेशा एडजस्ट कहाँ होता है, अगली कॉल में, और बाकी पैसा कहाँ जाएगा, टू बैंक, वापस जाएगा। कैसे वापस करेंगे इसको, वापस कितना किया हमने, 1,000 शेयर का पैसा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2। अलॉटमेंट में कितना है, 1,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2। कैपिटल में कितना पैसा आता है हमेशा, 10,000 शेयर का पैसा, जितना आपने इशू किया है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। सबकी एंट्री लिखेंगे, यहाँ कितना आएगा, 20,000, यहाँ कितना आएगा, 2,000, यहाँ पे कितना आएगा, 2,000। डेबिट बराबर क्रेडिट के, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 24,000 रुपया। देखो हमको 24,000 रिसीव्ड हुए थे, इस 24 में से 20 तो कैपिटल में भेज दिए, एक्स्ट्रा के 2,000 अलॉटमेंट में भेज दिए, और एक्स्ट्रा 2 बचे थे वो वापस कर दिए। हिसाब बराबर हो गया, बात समझ गए? अब इसके बाद की जो एंट्री है वो सिंपल है, पहले की जैसी, कोई चेंज उसमें नहीं करना है हमको, समझो। अब अलॉटमेंट की जब हम एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री कितने से होगी बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितने का अलॉटमेंट है, 3 का। और इसकी जब बी एंट्री बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट में पूरा पैसा मिलेगा नहीं, 10,000 मल्टीप्लाई 3, 30,000 मिलना चाहिए था, मांगेंगे आप 30,000 मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने तो पहली अलॉटमेंट दे दिया है, कितने का, 2,000 का, तो उसको यहाँ लिखेंगे। कहाँ से आया पैसा बेटा, एप्लीकेशन से, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एक बार जाके पुराने क्वेश्चंस को चेक करना जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में समझाया गया था। कितने रुपए लिखेंगे अलॉटमेंट में आप लोग यहाँ पे? 30,000 आपने मांगे ड्यू वाली एंट्री से, 2,000 आपको पहले मिल गया, तो अब कितने मिलेंगे? सिर्फ 28,000। क्लियर है? हाँ, तीसरा ड्यू आप पूरा ही करेंगे, बैंक में पैसा कम मिलेगा आपको हमेशा। ठीक है, अब करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की सिंपल एंट्री है, ए और बी दोनों एंट्री कितने से बनेंगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है? ओवर सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है 12,000 सिर्फ एप्लीकेशन वाली एंट्री में आता है, इसके बाद कहीं आता ही नहीं, फिर तो सिंपल वाली एंट्री बनती है सारी की सारी। बात क्लियर समझ में आ रही है सबको? ठीक है।